वेलकम स्टूडेंट, सुभाष इंग्लिश स्कूल के ऑनलाइन क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। आज हम पढ़ेंगे निबंध। सबसे पहले जानेंगे कि निबंध लेखन कैसे होता है। फर्स्ट पॉइंट है निबंध। निबंध होता क्या है? थोड़े किंतु चुने हुए शब्दों में किसी विषय में अपने विचार प्रकट करने के प्रयत्नों को निबंध कहते हैं। मतलब चुने हुए विषयों में से अपने शब्दों को लिखना क्या कहलाता है? निबंध कहलाता है। निबंध के विषयों की कोई निश्चित सीमा नहीं होती और निबंध के जो विषय होते हैं उनकी कोई निश्चित सीमा नहीं होती है। इसका कोई भी विषय हो सकता है। चींटी से लेकर हाथी तक किसी भी विषय पर निबंध लिखा जा सकता है। मतलब छोटी सी चीज़ से लेकर बड़ी चीज़ तक हम या बड़े विषय तक हम निबंध लिख सकते हैं। अगला पॉइंट आता है निबंध का आरंभ। अब आप निबंध का आरंभ कैसे करेंगे? निबंध का आरंभ ऐसे सुंदर ढंग से होना चाहिए कि उसे पढ़ने वाले की उत्सुकता एकदम बढ़े और पाठक उसे पूरा पढ़ने को तैयार हो जाए। मतलब निबंध आपको ऐसा लिखना है कि जो उसे पढ़ रहा है उसको पढ़ने में उसकी उत्सुकता ऐसी जाग जाए कि वह उसको पूरा पढ़े। मौलिकता, मनोरंजन तथा विचारपूर्णता निबंध के आवश्यक गुण होते हैं। इसके जो आवश्यक गुण होते हैं वो होता है मौलिकता, मनोरंजन और विचारपूर्ण। ये सभी इसके गुण होते हैं। अब आता है साधन। मतलब किन साधनों के माध्यम से आप अच्छा निबंध लिख सकते हैं। पुस्तकों को पढ़िए, आप अधिक से अधिक पुस्तकों को पढ़िए तो आप अच्छा निबंध लिख पाएंगे। पत्र पत्रिकाएं जो आती है, पेपर जो आते हैं, इनको आप पढ़िए, इससे भी आप अच्छा निबंध लिख सकते हैं। अध्ययन निबंध लेखन का अचूक साधन है। जितना अधिक अध्ययन किया जाएगा उतना ही विषयों का विस्तृत ज्ञान आपको प्राप्त होगा। जितना आप अधिक किसी विषय को जानेंगे उतना ही आप अच्छे से निबंध लिख पाएंगे। इससे निबंध लेखक में अधिक कठिनाइयाँ नहीं रह जाती। मतलब इससे क्या होगा, आप निबंध अगर लिख रहे हैं किसी भी विषय को, आपको अगर दिया जाता है कि इस पर आप निबंध लिख दो, तो आप अगर आपने पुस्तकें पढ़ रखी होगी, पत्र पत्रिकाएं पढ़ रखी होगी, तो आप उस विषय पर निबंध अच्छे से लिख सकते हैं। अब आता है निबंध के अंग। निबंध के अंग कौन कौन से होते हैं? पहला होता है प्रस्तावना, दूसरा होता है प्रसार और तीसरा होता है उपसंहार। प्रस्तावना, उपसंहार, सबसे पहले तो प्रस्तावना आता है और लास्ट में उपसंहार होता है और बीच में जो पॉइंट होते हैं उसको बोला जाता है प्रसार। फर्स्ट अंग है प्रस्तावना। अब प्रस्तावना होता क्या है? प्रस्तावना के निबंध की भूमिका रहती है। प्रस्तावना में से क्या होता है, निबंध की जो भूमिका होती है वो हमें पता चलता है। इसमें विषय का परिचय दिया जाता है। मतलब इसमें विषय का परिचय रहता है कि आप किस विषय पर निबंध लिख रहे हैं और क्या क्या इसमें लिखने वाले हो। इस स्थल पर लेखक यह बतला देता है कि वह विषय के संबंध में क्या कहना चाहता है और वह किस प्रकार से, किस ढंग से उसे कहेगा। मतलब इसमें यह रहता है कि आप किस पर निबंध लिख रहे हैं, किस ढंग से आप लिख रहे हैं और उस निबंध में क्या क्या लिखा गया है। ठीक है। अब आता है प्रसार। इसमें निबंध का शरीर रहता है। मतलब इसको निबंध का शरीर कहा जाता है। सारे मेन पॉइंट जो रहते हैं इसी में रहते हैं। ये निबंध का सबसे विस्तृत अंश होता है। ये निबंध का सबसे बड़ा अंश होता है। मतलब सबसे बड़ा जो भाग रहता है वो प्रसार में ही रहता है। इसमें निबंध लेखक को विषय के संबंध में अपना पूरा ज्ञान संक्षेप में तथा मनोरंजन शैली में प्रस्तुत करना होता है। इसमें क्या रहता है, लेखक को निबंध के बारे में पूरा ज्ञान जो है वो इसमें लिखना रहता है। वो मनोरंजन शैली के आधार पर उसको प्रस्तुत करना रहता है कि पढ़ने वाला इसे अच्छे से पढ़े और उसको अच्छे से समझ में आ जाए। थर्ड आता है उपसंहार। उपसंहार क्या होता है? निबंध का अंतिम भाग उपसंहार कहलाता है। निबंध का जो लास्ट भाग रहता है उसे क्या कहते हैं? उपसंहार कहते हैं। इसमें आरंभ से अंत तक का एक संक्षिप्त विवरण रहता है। मतलब इसमें क्या होता है कि आरंभ में आपने क्या लिखा, बीच में आपने क्या लिखा, उसमें सारे का संक्षिप्त सार होता है। वर्णन या विवेचन होता है। इसमें इसका वर्णन किया जाता है या उसकी विवेचना की जाती है। इसमें सारे निबंध का अवलोकन सा किया जाता है। मतलब इसे हम कह सकते हैं कि इसमें निबंध का सार होता है या उसको सारा अवलोकन किया जाता है। स्टूडेंट, आपने पत्र लेखन कैसे लिखा जाता है ये आपने समझ लिया। अब किसी एक विषय पर अपने को निबंध लिखना है। जैसे जीवन में खेलों का महत्व। आप ये जान लीजिए कि जीवन में खेलों का महत्व क्या होता है। इस निबंध में हमको जानना है या हमको लिखना है। देखो, इसको विषय को उलट पलट के भी लिख सकते हैं। जैसे जीवन में खेलों का महत्व क्या होता है, ऐसे भी आ सकता है। खेलों का महत्व इतना ही आ सकता है। खेल होता क्या है
ये भी हो सकता है, तो अपने को कंफ्यूज नहीं होना है, अपने को सिर्फ खेलों का महत्व ये याद रखना है और ये निबंध पूरा अपने को लिखना है। ठीक है। अगर आपको कोई पॉइंट नहीं आते हैं तो आप प्रस्तावना, उपसंहार, प्रस्तावना फर्स्ट में रहता है, उपसंहार लास्ट में रहता है, और बीच के जो पॉइंट आप अपने मन से भी बना सकते हैं, जैसे मैंने आपको पहले बता दिया है। अब हम ये निबंध लिखेंगे। जीवन में खेलों का महत्व। पहला है प्रस्तावना। खेल हमारे जीवन का अभिन्न अंग है। खेल जो है वो हमारे जीवन का अभिन्न अंग होता है, मतलब महत्वपूर्ण अंग होता है। ये हमारे स्वास्थ्य में वृद्धि करता है, ये हमारे स्वास्थ्य को अच्छा बनाता है। खेल से हमारा मन और मस्तिष्क दोनों ही स्वस्थ रहते हैं। अगर आप खेलते हैं तो इससे क्या होती है, इससे अपने शरीर में स्फूर्ति आती है और हमारा मन और मस्तिष्क दोनों क्या होते हैं, स्वस्थ हो जाते हैं। किसी विद्वान ने कहा भी है, स्वस्थ शरीर में ही एक स्वस्थ आत्मा का निवास होता है। और ये राइट है कि आपका अगर शरीर स्वस्थ है तो उसमें एक स्वस्थ आत्मा रहती है। जिस प्रकार एक पौधे को अच्छी खाद, जलवायु और मृदा की आवश्यकता होती है, उसी प्रकार शरीर को भी विकास के लिए खेलकूद की आवश्यकता होती है। जिस प्रकार हर प्राणी को अपने शरीर को बढ़ाने के लिए, जैसे मनुष्य को प्रोटीन की आवश्यकता होती है, पेड़ पौधों को खाद, जलवायु, मृदा की आवश्यकता होती है, उसी प्रकार हमारे शरीर को स्वस्थ रखने के लिए हमें किसकी आवश्यकता होती है, खेलकूद की। वस्तुतः स्वास्थ्य और खेल एक दूसरे के पूरक होते हैं, और वस्तुतः ये स्वाभाविक है कि स्वास्थ्य और खेल क्या होते हैं, एक दूसरे के पूरक होते हैं। दोनों एक दूसरे को, मतलब दोनों चाहिए, स्वास्थ्य भी चाहिए और खेलना भी हमें चाहिए। महत्व। महर्षि चरक ने धर्म, काम, अर्थ और मोक्ष, इन चारों का मूलाधार स्वास्थ्य को ही बताया है। महर्षि चरक जो है उन्होंने धर्म, काम, अर्थ यानी पैसा और मोक्ष, इन सब का मूल आधार किसे बताया गया है, स्वास्थ्य को बताया गया है। अस्वस्थ व्यक्ति न तो धर्म का चिंतन कर सकता है, अगर आपका शरीर स्वस्थ नहीं है तो आपका मन भगवान में नहीं लगेगा, आप आराधना नहीं कर पाएंगे, नहीं अर्थोपार्जन कर पाएंगे, मतलब आप ना ही पैसा कमा पाएंगे, क्योंकि इनको प्राप्त करने के लिए स्वस्थ शरीर आवश्यक है। क्योंकि इसको प्राप्त करने के लिए हमें क्या चाहिए, स्वस्थ शरीर चाहिए। शरीर को स्वस्थ रखने के लिए व्यायाम बहुत आवश्यक है, और जिस प्रकार खेलकूद आवश्यक है उसी प्रकार व्यायाम भी बहुत आवश्यक है, तथा खेल एक प्रकार का व्यायाम ही है, और खेल एक प्रकार का व्यायाम ही होता है। खेलकूद मानसिक तनाव को शिथिल करने, स्वास्थ्य का निर्माण करने, मनोरंजन करने तथा धन और यश अर्जित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। खेलकूद जो रहता है वो मानसिक तनाव को दूर करता है, शरीर को स्वस्थ बनाता है और मनोरंजन भी करता है, तो इससे हमारे जीवन में बहुत महत्वपूर्ण भूमिका है। ये शारीरिक और मानसिक विकास के साथ साथ सहयोगी भावना, दल भावना, सामूहिक प्रयास आदि अनेक गुणों को विकसित करता है। ये हमारे शरीर को स्वस्थ तो बनाता ही है, हमारे मस्तिष्क को स्वस्थ तो बनाता ही है, इससे और भी क्या क्या फायदे हैं कि हमारे मन में यह सामूहिक भावना पैदा करता है, मतलब हम सब समूह में खेलते हैं, दल बनाकर खेलते हैं और एक दूसरे का ध्यान रखते हैं, तो इसमें सामूहिक भावना भी का विकास भी हमारे अंदर हो जाता है। स्वस्थ होड़, संघर्ष की चतुरता, विजय का हर्ष आदि अनेक मानसिक सुख और कौशल खेलों से ही प्राप्त होता है। स्वस्थ होड़ मतलब एक दूसरे से होड़ करना, संघर्ष की चतुरता मतलब हम खेल में कैसे जीतेंगे ये भी हम इससे ही सीखते हैं। अगर आप विजय होते हैं तो हर्ष का अनुभव होता है, हमें सुख की प्राप्ति होती है। ये सब कहाँ प्राप्त करते हैं, खेलों से ही प्राप्त किया जा सकता है। जहाँ शिक्षा हमारे व्यक्तित्व को सुधारने में सहायक होती है। शिक्षा तो हमारे जीवन में बहुत महत्वपूर्ण है, ये हमारे व्यक्तित्व को सुधारती है, हमारे रहन सहन को अच्छा करती है। उसी प्रकार खेल भी हमारे व्यक्तित्व का विकास करता हो, खेल भी जो है हमारे व्यक्तित्व का विकास करता है। विद्यार्थियों के लिए तो परमावश्यक है कि पढ़ने के साथ मनोविनोद के लिए खेल भी खेलें। विद्यार्थियों के लिए बहुत आवश्यक है, आप पढ़ाई कर रहे हैं, भले रात दिन पढ़ाई कर रहे हैं, पर आपको थोड़ा खेलना अवश्य चाहिए। खेलों की परंपरा, अगला पॉइंट क्या है, खेलों की परंपरा। प्राचीन काल में गुरुकुल तथा आश्रमों में विद्या अध्ययन कर रहे विद्यार्थियों को विद्याध्ययन के साथ साथ योगाभ्यास कराते थे तथा कबड्डी आदि खेलों द्वारा मनोरंजन भी कराते थे। प्राचीन समय से ही खेलों का महत्व बताया गया है। पहले तो गुरुकुल में जाकर शिक्षा प्राप्त की जाती थी, वहाँ पर विद्या अध्ययन के साथ साथ उनको योगाभ्यास भी किया जाता था, कबड्डी भी खिलाई जाती थी। उससे क्या होता था, उनका शरीर स्वस्थ हो जाता था। खेल
कूद में प्रत्येक विद्यार्थी का भाग लेना अनिवार्य था। मतलब वहाँ पर गुरुकुल में जो है प्रत्येक विद्यार्थियों को खेल कूद में भाग लेना अनिवार्य होता था। आजकल विभिन्न राष्ट्रीय तथा अंतर्राष्ट्रीय संस्थाएं खेलों पर अधिक ध्यान दे रही हैं। आजकल आप देख ही रहे हो कि खेलों का बहुत महत्व बढ़ गया है। राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय संस्थाओं में खेलों को अधिक ध्यान दिया जा रहा है। खेल कूद का महत्व दिन प्रतिदिन बढ़ता ही जा रहा है और खेलों का महत्व जो है वो दिन प्रतिदिन बढ़ता जा रहा है। खास तौर से ओलंपिक खेलों के कारण प्रत्येक देश ने खेल कूद में रुचि लेना आरंभ कर दिया है। ओलंपिक खेल जो होते हैं आप सभी जानते होंगे, है ना। तो प्रत्येक देश इसमें रुचि ले रहे हैं और अपनी टीम बना रहे हैं। विभिन्न देशों की सरकारें भी खेल कूद को काफ़ी प्रोत्साहन दे रही है और विभिन्न देश की जो सरकार है वो भी खेल कूदों को बहुत प्रोत्साहन दे रही है। हमारा जो जीवन है आगे हम खेल कूद से भी व्यतीत कर सकते हैं, मतलब कैरियर इधर भी बना सकते हैं। हॉकी, वॉलीबॉल, टेनिस, क्रिकेट आदि खेलों में राष्ट्रीय तथा अंतर्राष्ट्रीय प्रतियोगिता होने लगी। ये सारे जो खेल हैं इन सब में राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय प्रतियोगिता होती है। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर खेलकूद आदि प्रतियोगिता देशों के लिए राष्ट्रीय सम्मान का विषय बन जाता है। अगर आपने देखा ही होगा, जैसे 2011 में हम जो क्रिकेट में हमारा भारत जीता था तो कितनी हर्ष की बात थी। मतलब सब दूर हर्ष ही हर्ष था कि हमारा भारत जो है वो क्रिकेट में जीत गया है। अब आता है अगला पॉइंट, आधुनिक समय में खेलों का महत्व। मतलब आजकल जो समय चल रहा है उसमें खेलों का महत्व क्या है। आजकल कई माता पिता बच्चों को पढ़ाई में अच्छा होने के साथ साथ खेलकूद में भाग लेने के लिए प्रोत्साहित कर रहे हैं। आजकल माता पिता बच्चों की पढ़ाई के साथ साथ खेलकूद पर भी ध्यान देते हैं, उनको उसमें भी आगे बढ़ाते हैं। आजकल खेलों की अंतर्राष्ट्रीय तथा राष्ट्रीय स्तर पर बढ़ती ख्याति देखकर कई बच्चे खेलों में अपना भविष्य बना रहे हैं। मैंने आपको पहले भी बताया है, उसी प्रकार ये लाइन आ गई है कि भविष्य अपना हम खेलों में भी बना सकते हैं। आधुनिक समय में कई भारतीय खिलाड़ी भी दूसरे देशों की टीमों का नेतृत्व कर रहे हैं। आधुनिक समय में भारतीय खिलाड़ी जो है वो दूसरे देशों की टीमों का नेतृत्व भी कर रहे हैं। जैसे IPL होता है उसमें दूसरे टीमों का नेतृत्व भी किया जाता है। ये भारत देश के लिए बहुत सम्मान का विषय हो। ये भारत देश के लिए बहुत सम्मान का विषय है कि भारत हर काम में आगे हो रहा है। खेलों में अच्छे प्रदर्शन के लिए कई पुरस्कार तथा उपाधि भी प्राप्त की जा सकती है और खेल में अगर आप अच्छे हैं तो कई पुरस्कार भी मिलते हैं, आपको कई उपाधियाँ भी मिलती है और सम्मानित भी किया जाता है। ये उपाधियाँ किसी भी देश के लिए सम्मान का सूचक होता है और ये जो उपाधियाँ होती है हमारे देश के नाम को रोशन करती है, बड़ा बनाती है। अतः हमें खेलों पर भी उचित ध्यान देना चाहिए और मेरे कहने का सार यही है कि आपको अपने खेलों पर भी ध्यान देना चाहिए। लास्ट पॉइंट आता है उत्साह। खेलकूद हमारे जीवन का अनिवार्य तथा उपयोगी अंग है। खेलकूद जो है हमारे जीवन का अनिवार्य और बहुत उपयोगी अंग होता है। आजकल तो राष्ट्रीय सम्मान और बड़ी बड़ी राशियाँ भी इसके साथ जुड़ी है। हमें राष्ट्रीय सम्मान तो मिलता है, साथ में राशि भी प्राप्त होती है। हमारे देश में आज भी कई शिक्षण संस्थाओं में खेलकूद पर अधिक ध्यान नहीं दिया जाता है, पर ऐसे कुछ देश हैं जहाँ पर शिक्षण संस्थाओं में खेलकूद पर ध्यान नहीं दिया जाता है, पर ऐसा नहीं होना चाहिए। खेलकूद पर अधिक ध्यान देना चाहिए। केवल औपचारिकता के लिए विद्यालय में कुछ खेल खिलाना ही उचित नहीं है। सिर्फ औपचारिकता के लिए विद्यालयों में खेल खिलाना ही नहीं उचित होता है। वहाँ पर खेलों पर ध्यान देना, क्या क्या खेल में चाहिए, सारी सुविधा भी उपलब्ध होनी चाहिए। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर खेलों का महत्व बढ़ता ही जा रहा है। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर खेलों का जो महत्व है बढ़ता जा रहा है, अतः इन्हें जीवन में यथोचित बढ़ावा दिया जाना चाहिए। अतः मैं कहने का आशय ये है कि हमें खेलों को जीवन में बढ़ावा देना चाहिए। आपको पढ़ाई तो करना ही है, पढ़ाई के साथ साथ खेलकूद भी करना है। ऐसा नहीं कि सिर्फ खेलकूद ही करते रहें। अभी हमने खेलों के महत्व में जाना था। ये आपका फर्स्ट निबंध था और ये है सेकंड निबंध। विज्ञान वरदान या अभिशाप, या इसका नाम यूँ भी आ सकता है विज्ञान के चमत्कार, या सिर्फ विज्ञान ही हो सकता है, या विज्ञान के उपयोग। ठीक है। सबसे पहले आता है प्रस्तावना। विज्ञान का शाब्दिक अर्थ है विशेष ज्ञान। विज्ञान का शाब्दिक अर्थ क्या होता है? विशेष ज्ञान। या वैज्ञानिक लोग कौन बनते हैं? जिसके अंदर विशेष ज्ञान होता है। किसी भी विषय में क्रमबद्ध ज्ञान को ही विज्ञान कहा जाता है।
मतलब किसी विषय में क्रमबद्ध जो ज्ञान होता है उसको क्या कहा जाता है, विज्ञान कहा जाता है। आज के युग को विज्ञान का युग कहते हैं। आज का युग जो है वो विज्ञान का युग है। आपने देखा है कौन कौन सी टेक्नोलॉजी है जो वो बढ़ती जा रही है। मोबाइल है, टीवी है, संचार के साधन है, सभी जगह विज्ञान का उपयोग किया जा रहा है। विज्ञान ने मानव जाति को प्रगति के पथ पर अग्रसर किया है और विज्ञान ने जो मानव जाति को आगे बढ़ाया, प्रगति के पथ पर उसको आगे बढ़ाया है। आज जीवन का कोई भी क्षेत्र विज्ञान की देन से अछूता नहीं है और कौन सा भी ऐसा क्षेत्र नहीं है जिसमें विज्ञान ना हो या विज्ञान का योगदान ना हो। चिकित्सा, शिक्षा, यातायात, व्यापार, कृषि, मनोरंजन आदि सभी में विज्ञान का प्रभाव है। इन सभी में विज्ञान का प्रभाव देखने को मिलता है। विज्ञान ने अंधों को आँखें, लंगड़ों को पैर, बहरों को कान ही नहीं दिए अपितु कुरूप को सुंदर रूप भी प्रदान किया है। मतलब आँखों का अगर अंधे हो जाते हैं, आँखों में कुछ मिस्टेक हो जाती है तो ऑपरेशन के द्वारा आँखों को ठीक किया जा सकता है। अगर पैर कट जाते हैं तो कृत्रिम पैर उसको लगाया जाता है। कान से सुनाई नहीं देता है तो उसमें कान की मशीन जो आती है वो लगाकर व्यक्ति सुन सकता है। अगर कुछ चेहरे में खराबी हो गई तो सर्जरी के द्वारा उसको ठीक किया जा सकता है। विज्ञान की सहायता से मानव ने जन्म को बस में करके जनसंख्या पर नियंत्रण किया गया है और ये ही नहीं, विज्ञान की सहायता से क्या जनसंख्या पर नियंत्रण भी किया जा रहा है। यद्यपि विज्ञान अभी मृत्यु पर विजय प्राप्त नहीं कर पाया है, परंतु विज्ञान जो है मृत्यु पर विजय प्राप्त नहीं कर पाया है, लेकिन फिर भी मृत्यु दर अवश्य कम हो गई। लेकिन क्या फ़ायदा हुआ है कि मृत्यु दर जो है वो कम हो गई, क्योंकि बहुत सारी बीमारियां हैं जिनका उपचार विज्ञान के द्वारा किया जा सकता है। व्यक्ति की आयु बढ़ाई जा सकती है। अनेक बीमारियों के इलाज और फैलाव पर रोक ने मानव की लंबी आयु का वरदान दिया है। अगला पॉइंट आता है विज्ञान वरदान के रूप में। वैज्ञानिक आविष्कारों के कारण मानव ने अनेक भौतिक शक्तियों पर विजय पाई है। मानव ने वाष्प, विद्युत, गैस, ईंधन और अणु जैसी शक्तियों पर विजय पाकर रेल, तार, मोटर, वायुयान और अणु बम तक बना डाले हैं। इन सब से क्या किया इन्होंने, रेल, तार, मोटर, वायुयान और अणु बम भी बन गए हैं। विद्युत विज्ञान का सबसे बड़ा आविष्कार और विद्युत जो है मतलब बिजली, जो क्या है हमारे विज्ञान का सबसे बड़ा आविष्कार माना जाता है। आज अधिकतर वैज्ञानिक आविष्कार विद्युत पर निर्भर है और आजकल जो आविष्कार हो रहे हैं वो किस पर निर्भर है, विद्युत पर ही निर्भर है, क्योंकि सभी चार्ज होते हैं। विद्युत के अभाव में तो आज जीवन की कल्पना भी नहीं की जा सकती और बिजली के अभाव में हमारे जीवन की कल्पना ही नहीं कर सकते, क्योंकि सभी काम जो है हम उजाले में करते हैं। जैसे रात को हमें पढ़ना रहता है तो हमें बिजली की आवश्यकता होती है, मोबाइल चार्ज करना है तो बिजली की आवश्यकता होती है, मनोरंजन के लिए टीवी देखना होता है तो भी बिजली की आवश्यकता होती है। विज्ञान ने मानव जीवन को सुखमय बना दिया है, जिससे क्या हुआ है कि हमारा मानव जीवन जो है वह सुखमय हो गया है। आज सर्दी को दूर करने के लिए हीटर आदि का प्रयोग घर में किया जाता है। मतलब अगर सर्दी का मौसम है, अगर हीटर आपके घर में है तो सर्दी को दूर किया जा सकता है। आज खाना बनाने के लिए स्त्रियों को आग और धुएं से अपनी आंखें नहीं जलानी पड़ती हैं, क्योंकि गैस आ गए हैं। बिजली के चूल्हे और गैस के चूल्हे पर भोजन आसानी से पक जाता है। बिजली के प्रकाश से आज अंधकार प्रकाश में बदल गया और बिजली के प्रकाश से जो अंधकार था, बिजली के प्रकाश के कारण अंधकार जो है प्रकाश में बदल गया है। इसी प्रकार से ही आज वही सब कार्य रात में भी किए जा सकते हैं, जिनके लिए हम दिन निकलने का इंतजार करते हैं। मतलब दिन में जो कार्य किए जाते हैं वो रात में भी कर सकते हैं। यातायात के क्षेत्रों में तो विज्ञान ने क्रांति ला दी है। मतलब यातायात के क्षेत्र में बहुत बहुत बड़ा महत्वपूर्ण कार्य कहाँ विज्ञान ने किया है। आज जिस यात्रा पर कई दिनों लगते थे, मतलब पहले जो है वो यात्रा करने में बहुत दिन लगते थे, वह कई घंटों में पूरी कल हो रही है और वो क्या हो रहा है कि वो कई घंटों में पूरी हो जाती है, तथा घंटों की यात्रा बस मिनटों में संभव हो गई और जहाँ 1 घंटा लगता था वो कई मिनटों में उसको संभव किया जा रहा है। दूर संचार के साधनों ने तो विश्व को बहुत छोटा कर दिया। दूर संचार मतलब आपस में बातें करना। बहुत दूर अगर व्यक्ति बैठा हुआ है तो वो आपस में बात कैसे, मोबाइल से, फ़ोन से कर लेता है, तो इससे क्या हुआ है, दूरियां कम हो गई हैं। विश्व के एक कोने में बैठा व्यक्ति दूसरे कोने में बैठे व्यक्तियों से टेलीफोन पर इस तरह बात कर सकता है मानो वे दोनों पास पास बैठे हैं। मतलब इस प्रकार बात की जा सकती है कि दोनों आसपास बैठे हुए हों।
अब तो मानव अन्य ग्रहों की भी यात्रा कर आया है और अन्य ग्रह पर भी जाकर मानव है यात्रा कर लिया है। वो चांद पर उतर चुका है और चांद पर भी उतर चुका है। चिकित्सा के क्षेत्र में भी मानव ने अभूतपूर्व सफलता पाई और चिकित्सा के क्षेत्र में तो बहुत बड़ी सफलता विज्ञान ने अर्जित की है। विज्ञान की सहायता से मानव शरीर में हृदय, गुर्दा, नेत्र आदि का प्रत्यारोपण संभव हो गया है, मतलब इनको बदलना संभव हो गया। अगर इन अंगों में खराबी आ जाती है तो इनको चेंज किया जा सकता है। मनोरंजन के क्षेत्र में भी विज्ञान पीछे नहीं है और मनोरंजन के क्षेत्र में भी विज्ञान पीछे नहीं है। आज हम टेलीविज़न पर केवल चलती फिरती तस्वीरें ही नहीं देखते, अपितु उसे ऐसे देखते हैं मानो घटनाएं हमारे सामने घटित हो रही है। मतलब ऐसे कार्यक्रम प्रस्तुत किए जा रहे हैं कि हम समझ रहे हैं कि वो हमारे सामने ही हो रहा है। अब गणतंत्र दिवस की परेड या क्रिकेट मैच को देखने के लिए घर से बाहर नहीं निकलना पड़ता। मतलब गणतंत्र दिवस की परेड हमें अगर देखना है और क्रिकेट अगर देखना है तो टीवी के माध्यम से हम उसको देख सकते हैं। अगला पॉइंट आता है विज्ञान अभिशाप के रूप में। अब ये देखिए, किसी भी चीज़ में कुछ अच्छाइयाँ, मतलब बहुत सारी अच्छाइयाँ होती है तो कुछ बुराइयाँ भी होती है। उसी प्रकार विज्ञान में भी कुछ अभिशाप दिए गए हैं। वह विज्ञान जहाँ एक और मानव के लिए वरदान सिद्ध हुआ है, दूसरी ओर मानव के लिए अभिशाप भी बन गया। मतलब एक और तो ये वरदान सिद्ध हो गया है और दूसरी तरह अभिशाप भी बन गया है। विद्युत हमारी आज्ञाकारिणी सेविका तो है, लेकिन जरा सी गलती से ये जानलेवा सिद्ध हो सकती है। देखो, मैंने आपको विद्युत के बारे में बताया कि हमारे जीवन में बहुत महत्वपूर्ण है। ये हमारा आज्ञाकारी होता है क्योंकि अपन बटन से इसको चालू करते हैं, बंद करते हैं। परंतु अगर जरा सी भी सावधानी अगर हमने नहीं रखी तो ये हमारे लिए जानलेवा हो सकता है। शस्त्रों और परमाणु ऊर्जा के गलत प्रयोग से कौन वाकिफ नहीं है। अगर परमाणु और शस्त्रों का पर गलत प्रयोग किया जाता है तो इससे जनहानि होती है। शस्त्रों का गलत प्रयोग किया जाता है तो उससे भी जनहानि होती है। आज विज्ञान ने मानव को हृदयहीन बना दिया है। मतलब ये ऐसे ऐसे साधन उपयोग में आने लगे हैं कि मनुष्य के अंदर हृदय नहीं रहा है, मतलब एक दूसरे के प्रति दया नहीं रही है। आप देखने में सुनने में कई आता है कि किसी ने मतलब मार दिया बंदूक से या रिवॉल्वर से गोली चलाकर, तो है ना। तो ये सारी क्या विज्ञान की देन है, पर कुछ क्या होता है, अभिशाप भी होता है। नैतिकता का कहीं नामो निशान तक दिखाई नहीं देता और नैतिकता क्या होती है, दिखाई नहीं दे रही है। देखो, ये अभिशाप है, परंतु इन अभिशापों से हमें दूर रहना है। हमें तो सिर्फ क्या वरदानों का ही प्रयोग करना है। अभिशाप तो हर बुराइयाँ हर किसी विषय में होती है, हमारे अंदर भी होती है, पर हमें अभिशापों को भगाना है। ठीक है। अगला आता है उपसंहार। परंतु यदि देखा जाए तो इसमें दोष विज्ञान का नहीं है। ये सारी जो मैंने आपको दोष गिनाए, इसमें दोष विज्ञान का नहीं, इसमें किसका दोष है, मनुष्य का है। मनुष्य के देखने में का नज़रिया गलत है। विज्ञान तो एक शक्ति मात्र, विज्ञान तो क्या होती है, एक शक्ति मात्र है। इस शक्ति का सदुपयोग करना है या दुरुपयोग ये मानव के हाथ में होता है, और इस शक्ति का आप सदुपयोग कर रहे हैं या बुरा उपयोग कर रहे हैं, ये आपके हाथ में है। ओके स्टूडेंट, ये आपके दोनों निबंध कंप्लीट हो गए हैं। आपको ये अपनी कॉपी में लिखना है, लर्न भी करना है, अच्छे अक्षरों में लिखना है। धन्यवाद।